बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो इस्लामाबाद से जुड़ी चंद बड़ी अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे, और इन ख़बरों की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद जो अडयाला जेल से बड़ी अहम ख़बर है, दो फ़ौजी अफसरान को इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या टास्क, क्या ज़िम्मेदारी तफ़वीज़ की गई है, फिर इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा भी पिछले चंद घंटों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो हैपनिंग्स क्या हैं, उनकी तफसीलात क्या हैं, और पहली ख़बर में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजी अफसरान को टास्क ज़िम्मेदारी तफ़वीज़ की गई है, वो ज़िम्मेदारी क्या है, ये ज़िम्मेदारी किसने तफ़वीज़ की है, कैसे तफ़वीज़ की है और क्यों तफ़वीज़ की है, इस खबर की तफसीलात पर भी बड़ी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो पहली खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिस पर आज नज़रें टिकी हुई थी, वो केस था जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं। जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब की डिग्री को जवाज़ बना के जो मियाँ दाऊद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी, जिस पर माजी में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला महफूज किया था, लेकिन फ़ैसला महफूज किया गया, सुनाया नहीं जा सका था। आज उस केस को जो है जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने अपने डिवीज़न बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर किया था, और इस बेंच में सरफराज डोगर साहब के साथ जस्टिस आज़म खान साहब थे। तो ये केस टेकअप हुआ है, और आज की समाअत में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जो कानूनी नुक्ता उठाया है कि ये जो पटिशन मियाँ दाऊद साहब लेके आए हैं, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे समाअत कर सकती है। यानी ये जो उन्होंने सवाल उठाया है, इस तनाज़र में उठाया है कि जब जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस जा चुका है, शिकायत भिजवाई जा चुकी है, तो जब तक उस रेफरेंस पे, उस शिकायत पे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल फ़ैसला नहीं कर देती, जब तक वो शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पेंडिंग पड़ी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इस केस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग रहेगा। और ये सवाल भी आज की अदालती कार्रवाई में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के सरबराही में दो रुकनी बेंच ने उठाया है कि जब मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पेंडिंग हो, ज़ेर इल्तवा हो, तो फिर ये हाई कोर्ट कैसे समाअत कर सकती है। तो हाई कोर्ट ने जंगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो मियाँ दाऊद की पटिशन है, उस पर गैर मुइना मुद्दत के लिए समाअत मुलतवी कर दी है, अनटिल अनलेस, जब तक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो जंगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट का फ़ैसला नहीं हो जाता। दूसरी खबर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये है कि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के साथ जो जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, जो कि हरासमेंट कमेटी की सरबराह थी, क्योंकि रात के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से, उसके बाद समन इफ़त इम्तियाज़ साहबा की जो कमेटी है वो तहलील हो चुकी है। नया जो हरासमेंट कमेटी के सरबराह बने हैं वो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब बने हैं। लेकिन इस बहस में जाए बगैर कि क्या कमेटी तहलील हो सकती थी, सरफराज डोगर साहब जो हैं वो नया सर्कुलर, नया नोटिफिकेशन जारी कर सकते थे नई हरासमेंट कमेटी के। लेकिन आपको ये बता दें कि जो समन रिफत इम्तियाज़ साहबा ने जो 3 रुकनी कमेटी बनाई थी, जिसने ईमान ज़ैन मज़ारी की कंप्लेंट पे कार्रवाई करनी भी थी, नहीं करनी थी, लेकिन उस 3 रुकनी कमेटी के जो जज हैं अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका बेंच था, उनके बेंच की कॉज लिस्ट जो है वो मनसूख कर दी गई है। और ज़राए से रिपोर्ट हुआ है कि जो जज साहब हैं अपने अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, वो 19 सितंबर तक जो है वो रुखसत पे चले गए हैं। दूसरा जो बात की जा रही है कि सरफराज डोगर साहब ने कमेटी को कैसे तब्दील कर दिया, जब कमेटी जो है वो समन रिफत इम्तियाज़ साहबा ने करनी, तो इस हवाले से भी कुछ कानूनी सवालात सामने आए हैं कि माजी में जब एक हरासमेंट कमेटी बनी थी, उस हरासमेंट कमेटी ने खातून के साथ जो हरासा करने का मामला आया था 2019 में, उसमें डिप्टी रजिस्ट्रार को और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को जो है उस खातून को हरासा करने के मामले के जो है इंक्वायरी सौंपी गई थी। और कानून ये कहता है, जो ख़वातीन को हरासमेंट करने से मुतल्लिक़ जो कानून बना था, वो ये कहता है कि जो कमेटी का सरबराह होगा वो ख़ुद प्रोब नहीं करेगा, वो आगे एक कमेटी बनाएगा। वो कमेटी जो है वो इंक्वायरी करने के बाद जो रिपोर्ट है, जो तहकीकाती इंक्वायरी रिपोर्ट है, उस कमेटी की रिपोर्ट जो है 3 रुकनी की, वो हरासमेंट कमेटी के सरबराह को पेश की जाएगी, और हरासमेंट कमेटी का जो सरबराह होगा वो कमेटी की रिपोर्ट की जो फाइंडिंग है, जो रिकमेंडेशन है, उसको पढ़ने के बाद, उसका जायज़ा लेने के बाद फिर वो हरासमेंट कमेटी का सरबराह जो है उस पर फैसला करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि खातून जज साहबा ने, समन रिफत इम्तियाज़ साहबा ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी में उन्होंने खुद को भी शामिल कर लिया।
جبکہ قانون کی یہ منشا نہیں ہے۔ قانون کی منشا یہ ہے کہ جو سربراہ کمیٹی ہے وہ آگے انکوائری کے لیے کمیٹی بنائے گی اور وہ کمیٹی رپورٹ جو ہے وہ پیش کرے گی۔ اب یہاں پہ جو خاتون جج صاحبہ نے جو کمیٹی بنائی، جس میں سردار اعجاز اسحاق صاحب کو شامل کیا گیا، جس میں ارباب محمد طاہر صاحب کو شامل کیا گیا، جس میں خاتون جج سمن رفعت امتیاز صاحبہ خود شامل ہو گئیں، یہ کمیٹی اگر پروب کرتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھول جائیں کہ سرفراز ڈوگر صاحب نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں یہ ذمہ داری ہراسمنٹ کمیٹی کی جناب جسٹس انعام امین مناز صاحب کو سونپ دی گئی ہے، لیکن اگر یہی کمیٹی بھی ہو، اگر یہ کمیٹی پروب کرتی ہے تو پروب کرنے والی کمیٹی میں تو جج صاحبہ بھی شامل ہیں، ہراسمنٹ کمیٹی کے سربراہ بھی شامل ہیں۔ تو جب یہ کمیٹی اپنی رپورٹ مرتب کرے گی، اپنی فائنڈنگ دے گی، اپنی ریکمنڈیشن دے گی، تو اس کے بعد پھر یہ رپورٹ کس کے سامنے پیش ہوگی؟ کیونکہ ہراسمنٹ کمیٹی کے تو سربراہ خود انکوائری میں شامل ہو گئیں۔ اور جو اسد ملک صاحب نے بتایا، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بیٹ رپورٹر ہیں، ڈان سے ان کا تعلق ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ کمیٹی بنانے سے پہلے مبینہ طور پہ جو جج صاحبہ ہیں انہوں نے جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے ٹرانسفر کے خلاف جو 5 ججز ہیں خطوط لکھنے والے، ان کے ساتھ مشاورت کی یا ان کے ساتھ ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد پھر یہ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس معاملے کا کیا بنتا ہے۔ ایک طرف سمن رفعت امتیاز صاحبہ کی تشکیل کردہ کمیٹی ہے، دوسری طرف سے جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں ان کی طرف سے جو نئے سربراہ کمیٹی ہیں ہراسمنٹ کمیٹی کے، یہ ذمہ داری جسٹس انعام امین مناز صاحب کو جو ہے وہ تفویض کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تنازع بنا ہے، یہ کمیٹی جو بنی ہے، جو ہراسمنٹ کمیٹی ہے، ہراسمنٹ کمیٹی کو جو ایمان زینب مزاری کی جو کمپلینٹ فائل کی گئی ہے اور پھر سرفراز ڈوگر صاحب کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں برطرفی کی جو شکایت کا اندراج کیا گیا ہے، یہ معاملہ سارا نکلا کہاں سے ہے؟ یہ کنٹروورسی کریٹ کہاں سے ہوئی؟ جو ماہرنگ بلوچ کا نام ECL سے اخراج کے لیے پٹیشن دائر کی گئی، اس میں یہ ایشو سامنے آیا تھا، جس کے بعد ایمان زینب مزاری نے یہ 2 مختلف کمپلینٹ ایک ہراسمنٹ کمیٹی میں اور ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں فائل کی تھی۔ اب آج ماہرنگ بلوچ کا نام ECL سے نکلوانے کے لیے جو مقدمہ تھا وہ ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر تھا جسٹس ڈوگر صاحب کی عدالت میں، لیکن ایمان زینب مزاری صاحبہ جج صاحب کے سامنے پیش نہیں ہوئی۔ ایمان زینب مزاری صاحبہ آج کمرہ عدالت کا جو میدان تھا وہ میدان چھوڑ گئیں، اور ایمان زینب کی طرف سے آج ایمل خان مندوخیل عدالت میں پیش ہوئیں، اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ چونکہ ایمان مزاری نے آپ کے خلاف ہراسمنٹ کمیٹی میں سپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلینٹ فائل کی ہے، تو لہٰذا اس کیس کو جو ہے کسی دوسری عدالت میں جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے۔ جسٹس ڈوگر صاحب نے کہا کہ کس لاء کے تحت، کس اصول کے تحت یہ کیس جو ہے اس عدالت سے نکال کے کسی اور عدالت میں جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے، جس پہ ایمل خان مندوخیل نے کہا کہ گزشتہ سماعت پہ اس عدالت میں ایک واقعہ پیش آیا تھا ایمان زینب مزاری کے ساتھ، اس کے بعد ہم نے یہ استدعا کی ہے، اور مرکزی وکیل ایمان زینب مزاری صاحبہ بھی چونکہ انہوں نے کمپلینٹ فائل کی ہے اس لیے وہ کمرہ عدالت میں نہیں آئی اور آپ سے کیس ٹرانسفر کرنے کی استدعا ہے۔ تو جیسے ڈوگر صاحب نے پوچھا ایمل خان مندوخیل سے کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا اس عدالت میں، کیا ہوا تھا؟ یہاں پہ لاء افسران بھی بیٹھے ہیں، وکلا بھی بیٹھے ہیں، بتائیں کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اور پھر جج صاحب نے یہ جو کیس ہے جو اس میں استدعا کی گئی کہ کیس ٹرانسفر کر دیا جائے ڈوگر صاحب کی عدالت سے کسی اور کورٹ میں، اس استدعا کو مسترد کر دیا گیا، اور ڈوگر صاحب نے کہا کہ یہ استدعا نامناسب ہے، کوئی مناسب اپنے استدعا کی وجہ نہیں ہے، تو غیر معینہ مدت تک جو ہے ایمان زینب مزاری کی استدعا کو ملتوی کرتے ہوئے کیس کی سماعت کو غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں بانی تحریک انصاف عمران خان کی۔ بانی تحریک انصاف عمران خان کے خلاف فوجی افسران کے ٹاسک کی، فوجی افسران کی ذمہ داری کی۔ پہلے تو ناظرین آپ کو بتا دیں کہ آج ٹیوزڈے کا دن ہے، اور منگل کے دن عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے، تو خان صاحب کی بہنیں بھی آج پہنچیں گی، لیکن جو لسٹ جمع کروائی گئی ہے اڈیالہ جیل میں، اس میں بیرسٹر گھور کا نام ہے، اس میں سلمان اکرم راجہ کا نام ہے، اس میں قاضی محمد انور ایڈوکیٹ کا نام ہے، اس میں نیاز اللہ نیازی صاحب کا نام ہے جو کہ عمران خان صاحب کے ترجمان ہیں، اس میں علی بخاری صاحب کا نام ہے، اور علی زمان کا نام ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو 6 لوگوں کی فہرست آج اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو دی گئی ہے، اس میں کتنے لوگوں کی خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے۔ تو جن کی ملاقات ہوگی، ملاقات کے بعد کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا پیغام آتا ہے، اس کی ڈیٹیل تو اگلے ویڈیو لاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن ناظرین، جو عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو توشہ خانہ 2 کا کیس ہے، جس کی سماعت گزشتہ روز جو ہے وہ کل یعنی 17 سپتمبر تک ملتوی کی گئی تھی،
कल की समाअत के हवाले से नाज़रीन ख़बर ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूशन की टीम है जो इस केस को लेके चल रही है, प्रोसिक्यूशन ने जिसने इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ चालान अदालत में जमा करवाया है, इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के तोशाखाना 2 केस में स्पेशल सेंट्रल अदालत से इंडाइटमेंट करवाई है, यानी फ़र्द जुर्म इमरान खान साहब पे, बुशरा बीबी साहिबा पे लगवाई गई है। अब 2 नए गवाह जो कल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पेश होंगे, उसमें एक ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद हैं और यानी हाज़िर सर्विस फ़ौजी ऑफिसर हैं, और दूसरे जो प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं वो कर्नल रेहान हैं, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कल गवाही के लिए अपना बयान कलमबंद करवाने के लिए दोनों फ़ौजी अफसरान ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद और कर्नल रेहान पेश होंगे। अब ये फ़ौजी अफसरान कौन हैं? ये इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान कलमबंद करवाने के लिए अदालत में क्यों पेश होंगे? नाज़रीन, जब किसी फ़ौजी ऑफिसर का बयान रिकॉर्ड करवाना हो किसी अदालत में, तो उसके लिए जो हायर हायरार्की है अफवाज पाकिस्तान के, उसमें मजाज अथॉरिटी से बाकायदा तौर पे इजाज़त ली जाती है। तो फ़ौज में कमान तो आर्मी चीफ़ की होती है, तो आर्मी चीफ़ से इजाज़त लेने के बाद ये दोनों फ़ौजी अफसरान, जिसमें ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद जो हैं, ये कौन हैं आप सवाल पूछ सकते हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद इमरान खान साहब के साबिक मिलिट्री ऑफिसर थे। जब खान साहब वज़ीर आज़म थे तो ये इनके मिलिट्री ऑफिसर थे, और जो कर्नल रेहान है वो इमरान खान साहब के डिप्टी मिलिट्री ऑफिसर थे। और वो जो तोशाखाना का केस है जिसमें इनाम शाह ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान कलमबंद करवाया, इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान कलमबंद करवाने के बाद लीगल टीम जो है, चाहे वो खान साहब की है चाहे वो बुशरा बीबी साहिबा की है, उनकी लीगल टीम की जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, उस क्रॉस एग्जामिनेशन को भी उन्होंने पास ऑन किया, अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन कराई। अब एक जो ऑडियो लीक हुई थी जिसमें एक तकरार हमने सुनी, बुशरा बीबी साहिबा का गुस्सा सुना, बरमी सुनी, जिसमें वो इनाम शाह पे शदीद बरमी का इज़हार कर रही थी कि तुमने जो मिलिट्री सेक्रेटरी ने, जो इमरान खान साहब के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो तोशाखाने के तहाइफ भिजवाए हैं, तुमने उसकी तस्वीरें बनाने की जुर्रत कैसे की? तो वो जो तहाइफ आए थे, उन तहाइफ के हवाले से जो नाम आया था वो मिलिट्री सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद का आया था, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान का आया था। तो इसलिए प्रोसिक्यूशन ने इन दोनों को भी गवाहान के तौर पे शामिल किया है इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़। अब इन दोनों फ़ौजी अफसरान का जो स्टेटमेंट है वो कल अदालत में कलमबंद किया जाएगा। कल अगर समाअत होती है और अगर बयान कलमबंद होता है तो फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के जो लीगल टीम है, जो वकला हैं, वो इन दोनों फ़ौजी अफसरान पर जेरा भी करेंगे। सवाल पूछेंगे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आप ये बयान क्यों कलमबंद करवा रहे हैं? ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी जाएंगी। तो कल की समाअत भी बड़ी अहम है तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़। और जो लोग ये अंदाज़े लगा रहे हैं, जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि तोशाखाना 2 केस का फ़ैसला बड़ा जल्द आएगा, मुझे न जाने क्यों लगता है कि तोशाखाना केस का फ़ैसला इतनी जल्दी नहीं आएगा। उसमें एक रीज़न है कि ये फ़ैसला, मुझे ऐसा लगता है कि महफूज होगा, और महफूज होने के बाद ये फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। इसके अलावा नाजरीन, यूट्यूबर, एंकर, सीनियर सहाफ़ी, तज़ियाकार रज़ी दादा, जिन्हें पीटीवी से फ़ारिग कर दिया गया था, उनके कुछ ऐसा व्लॉग पे उन्होंने बात की थी सिंध के हवाले से, सिंध के अवाम के हवाले से। एक फ़ोरम पे पेश हुए जनाब रज़ी दादा साहब, और वहाँ पे रज़ी दादा साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है अपने अल्फाज पे। अच्छा, गैर मशरूत माफ़ी तो रज़ी दादा साहब ने मांग ली, लेकिन जो रिपोर्ट किया गया उसमें यह है कि रज़ी दादा साहब की जो माफ़ी है गैर मशरूत, इसको मुस्तरद करते हुए उनका ये यूट्यूब चैनल है उसको बंद करने की सिफारिश की गई है। यूट्यूब चैनल रज़ी दादा को बंद करने का हुक्म दिया गया है। अब नाज़रीन, ये किस कानून के तहत आप किसी शहरी को, किसी आज़ाद शहरी को, चाहे वो साफ़ी भी है, तजियाकार भी है, आपका उसके साथ कोई इख्तलाफ भी है, कोई कंट्रोवर्सी भी है, आप उसको अपना यूट्यूब चैनल बंद करने का हुक्म या सिफारिश कैसे कर सकते हैं? हाँ, अगर आप उसकी किसी बात से मुतासरा हैं, आपको उस सहाफ़ी, उस यूट्यूबर, उस तज़ियाकार की किसी बात से तकलीफ़ पहुंची है, वो बात आपकी तबीयत पे गिरां गुजरी है, तो आप उसके ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं, डेफामेशन में जा सकते हैं। लेकिन ये हक़ किसी के पास नहीं कि उसका जो अपना प्राइवेट यूट्यूब चैनल है आप उसकी बंदिश का हुक्म दे दें, कि आप अपने यूट्यूब चैनल को शट डाउन कर दें। तो ये कानूनी तौर पे एक गैर कानूनी डायरेक्शन जो है वो जारी की गई है कि रज़ी दादा अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दें। उनको बिल्कुल अपना यूट्यूब चैनल बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी की कोई शिकायत है तो मुतलका फ़ोरम पे जाए और रज़ी दादा के ख़िलाफ़ अपनी कंप्लेंट का इंदराज करवाए।
اس کے علاوہ ناظرین ہم ہائی کورٹ کی بات کر رہے تھے، طارق محمود جہانگیری صاحب کی مبینہ ڈگری کی بات کر رہے تھے، جیسے سمن رفعت امتیاز صاحبہ کی بات کر رہے تھے، جیسے ارباب محمد طاہر صاحب کی بات کر رہے تھے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک اور جج ہیں جو ایڈیشنل جج ہیں اعظم خان صاحب، ان کے خلاف بھی ایک کمپلینٹ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ جو ہے وہ فائل کی گئی ہے۔ یہ رٹ ناظرین راجہ مسعود الرحمان ہیں ان کی طرف سے دائر کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈیپوٹیشن پہ اعظم خان صاحب کی اسلام آباد کی ماتحت عدلیہ میں جو تعیناتی ہوئی تھی، یہ تعیناتی غیر قانونی تھی، اور ڈیپوٹیشن پہ تعیناتی کے بعد جو ان کو یہاں پہ اسلام آباد میں مستقل کیا گیا وہ ان کو پرماننٹ کرنے کا فیصلہ بھی غیر قانونی تھا۔ تو جب ان کی تعیناتی ڈیپوٹیشن پہ اور ان کو پرماننٹ کرنے کا فیصلہ غیر قانونی ہے تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بننے کے اہل نہیں تھے، تو لہٰذا ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ تو دیکھتے ہیں اس پٹیشن کی کیا فیٹ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سامنے آتی ہے۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو لاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔